नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश की 5 बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे जिससे आपका सीधा सरोकार जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। देश का सबसे ऊंचा अस्पताल राजस्थान में बनने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने सबसे ऊंचे अस्पताल की नींव रखते हुए आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। दूसरी खबर सीकर से है। यहां पर एक युवा सेना में भर्ती खोलने की मांग लेकर 50 घंटे में 350 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर दिल्ली पहुंचा। तीसरी खबर अजमेर के केकड़ी से है। यहां पर एक कलयुगी हत्यारे बेटे ने पैसे न देने पर अपने मां बाप पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। चौथी खबर जैसलमेर से है। यहां पर एक निजी बस करंट की चपेट में आ गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इन 4 बड़ी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र हम करेंगे क्योंकि राजस्थान ने आज उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का नया अध्याय लिख दिया है। देश का सबसे ऊंचा अस्पताल राजस्थान में बनने जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने सबसे ऊंचे अस्पताल की नींव रखते हुए आईपीडी टावर और हृदय रोग संस्थान का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। अस्पताल का भूमि पूजन करने के बाद सीएम ने ममता एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने 2 दिवसीय मेडिफेस्ट कार्यक्रम में भी शिरकत की, इसकी शुरुआत की और प्रदर्शनी का जायजा लिया। मैंने पहले ही आपको कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान चाहते हैं पूरा देश में सबसे बड़ा प्रदेश हो गया है। भौगोलिक दृष्टि से भी पानी तो 1% ही है यहाँ पर, परंतु भूभाग जो है वो 10% है देश का। आबादी 5-5.5% है। लोग ढाणियों में गांव में रहते हैं, तो इतने बड़े प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की टॉप प्रायोरिटी रहनी चाहिए। दूर दूर से लोग आते हैं, पैसा नहीं होता है, उधार लेके खर्च करते हैं। टॉप प्रायोरिटी भी डाल रखा हम लोगों ने। इसीलिए आप देख लीजिए कि जो प्रोविजन किया गया है उसके अंदर मैंने प्रोविजन बजट का आप देख लीजिए करीब 7.6% किया, जबकि एवरेज राज्यों में 6% है। तो सब तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन भी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाओं की। निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट है वो प्रिवेंशन और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़े, नौबत नहीं आए, उसके प्रोटोकॉल आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा बचपन से मिलने लगी बच्चों को मेडिकल के संबंध में। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पार्टिकल बदलता जाएगा, तो तमाम तरह कोशिश करें। इसीलिए आईपीडी टावर, हेल्थ इंस्टीट्यूट, बायोलॉजी लैब, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि राजस्थान की जनता साथ दे रही है और हम चाहेंगे गांव तक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब जगह उनको सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आईपीडी टावर की आखिर खासियत क्या है। देश का पहला सबसे ऊंचा सरकारी अस्पताल इसमें होगा, ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है। दरअसल आईपीडी ब्लॉक की ऊंचाई 116 मीटर होगी। इसके साथ ही आईपीडी ब्लॉक के प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। ये खासियत ग्राफिक के जरिए आप समझिए। आईपीडी टावर की 24 मंजिला इस बिल्डिंग में 1200 बेड्स की कैपेसिटी होगी। 792 जनरल, 150 कॉटेज, 166 आईसीयू और 92 प्रीमियम रूम इसमें होंगे। ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। ये देखिए, टॉप फ्लोर पर एक हेलीपैड होगा। आईपीडी ब्लॉक से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा भी यहां पर मौजूद रहेगी। डबल बेसमेंट पार्किंग, मरीज परिजनों के लिए 2 बड़े वेटिंग हॉल भी बनाए जाएंगे। मेडिकल साइंस गैलरी, 20 ऑपरेशन थिएटर, फूड कोर्ट भी यहां पर होगा और रेडियो और माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए एडवांस लैब भी यहां पर रहेंगे। और टावर बनने के बाद एसएमएस अस्पताल में 4000 से ज्यादा बेड होंगे। तो ये आईपीडी ब्लॉक की खासियत हमने आपको बताई है ग्राफिक के जरिए।
एक दिवसीय दौरे पर बूंदी आए खिलाड़ी लाल बैरवा ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक से पहले खिलाड़ी लाल बैरवा ने तमाम अधिकारियों से जानकारी ली। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने राज्य सरकार की ओर से संचालित जिले की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का खिलाड़ी लाल बैरवा को विस्तार से बैठक में फीडबैक दिया गया। इस दौरान भीलवाड़ा में जन सुनवाई वो करेंगे, तो वहीं अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे। करौली में हिंसा के बाद मौजूदा हालातों का हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया ने जायजा लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यालय मिनी वृंदावन के नाम से दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर देश विदेशों से श्रद्धालु मदन मोहन जी के दर्शन करने आते हैं। तो आप देख रहे हैं आज की जो गलियाँ हैं, सिकड़ी सुकड़ी गलियाँ हैं। ये जो गलियाँ हैं, इन गलियों पर सुनसान क्यों है? आखिर करौली को किस काली जीभ वाले की नज़र लग गई है? मामला ये है कि यहाँ पर समाज की एक रैली अपना धार्मिक माहौल में निकलते हुए अपने स्थान तक जा रही थी। इतने में समुदाय के कुछ लोगों ने पथराव कर दिया और मामला बवाल में तब्दील हो गया। यहाँ पर कई दर्जनें दुकानें भी जल गईं और लोगों के चोटें आई हैं। लगभग 45 लोग अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वहाँ से कुछ गंभीर अवस्था में भी लोगों को जयपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं करौली के हालात। पुलिस प्रशासन ने अपनी कमान संभाले हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। बाहर की कंपनियां सुरक्षा का जिम्मा ले या जिम्मेदारी निभा रही हैं। जयपुर के तमाम अफसर, पुलिस अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि करौली में अमन चैन कायम हो। इसके लिए प्रशासन पूरी दमखम झोंक रहा है। अधिकारी अपील कर रहे हैं, धर्म गुरुओं की मीटिंग ली जा रही है, बराबर अपील की जा रही है कि करौली में आखिर अमन चैन कैसे कायम हो। इस समय जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं कि हर तरीके से आखिर सवाल ये है कि अमन चैन कब और कैसे हो, और आखिर ये जो बवाल मचाने वाला है ये गुनहगार कौन है, तो आखिर इसको पुलिस अपने कब्जे में कब लेगी और सलाखों के पीछे कब भेजेगी। कैमरा पर्सन चेतन कुमार शर्मा के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज, करौली। करौली हिंसा के बीच साहस का परिचय देने वाले जाबाज कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा से इंडिया न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र लवानिया ने खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद हैं त्रेश शर्मा, हेड कांस्टेबल। उनसे बात करूंगा और जानूंगा क्या हुआ। सर, उस समय मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था। घर को आग ने पूरी तरह घेर लिया था। दोनों तरफ घर के दुकानें थी जो जल रही थी और लपटें आग की लपटें घर को पूरी तरह घेरे हुए थी और पूरी तरह धुआं उठ रहा था। तभी मुझे तो क्या आप मौजूद थे वहां पर? तो आपने ये नहीं देखा कि जान जोखिम में जाएगी, तो मेरा भी परिवार है, तो वो सोच आपके मन में नहीं आई? सर, जिस समय उस समय क्या स्थिति ऐसी थी कि उस महिला ने एक मार्मिक ऐसी बात कही कि कम से कम कोई मेरी बच्ची को तो बचा लो। तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया और मैं बस सीधा पहुंच गया वहां पे। इसके बाद क्या कहा उन महिलाओं ने आपसे? उसके बाद वहां पे कहने और सुनने का बिल्कुल समय नहीं था। हम तो तुरंत उनको बाहर आके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा के और उनको वहां से रवाना कर दिया, क्योंकि वहां पे कहने और सुनने के लायक स्थिति नहीं थी। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको फोन किया और आपको कहा कि शुभकामनाएं, आप जयपुर आओ तो मेरे से मिलना, और आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनाने की फाइल उन्होंने भेज दी है। तो कैसा लगा आपको? ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने मेरे काम को इतना सराहा। हालांकि यह मेरी ड्यूटी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे काम को इतना महत्व दिया, इतनी तवज्जो दी। मुझे बहुत अपार खुशी हो रही है। कैमरा पर्सन चेतन कुमार शर्मा के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया न्यूज, करौली। उधर करौली में हुए उपद्रव के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया के निर्देश पर 3 सांसद, 2 विधायक और 1 पूर्व विधायक ने करौली पहुंचकर घटना की समीक्षा की है।
राठौड़ ने घटना को निंदनीय बताया और कहा कि 7 दिन पहले प्रशासन से अनुमति लेने और रोड मैप तैयार होने के बावजूद भी हिंदू नववर्ष पर रैली पर पथराव क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास नहीं करती है। साथ ही उन्होंने मामले पर मीडिया को रोकना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भय मुक्त होकर सब लोगों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। आज कर्फ्यू है, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, हम कर्फ्यू तोड़ने के पक्ष में नहीं है, परंतु भय का माहौल पैदा करके हमारे नागरिक के अधिकारों को अगर हनन किया गया। अब बात जैसलमेर की, जहां पर करंट की चपेट में एक निजी बस आ गई। करंट लगने से 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो एक बस करंट की चपेट में आई, 3 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, डॉक्टर्स की देखरेख में है। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। जैसलमेर से खबर है, जहां पर एक बस करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताई है सीएम ने। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे, इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को संबल दें ईश्वर। घायलों के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। ये ट्वीट किया है सीएम ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट हम आपको दिखा रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए इस घटना पर दुख जताया है। जैसलमेर हादसे पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सीएम ने लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और इस कठिन समय में शोकाकुल परिजनों को संबल दे। सेना में भर्ती खोलने की मांग को लेकर सीकर के एक युवा का हौसला देखने को मिला। यहां युवा भर्ती के लिए 50 घंटे में 350 किलोमीटर की दौड़ कर दिल्ली पहुंचा युवक। आपको बता दें कि सेना में भर्ती की मांग को लेकर हजारों युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में इस युवक का हौसला देखने को मिला है। 350 किलोमीटर दौड़कर पहुंचा 50 घंटे में युवक सेना में भर्ती खोलने की मांग को लेकर। उधर अजमेर में बढ़ती सब्जियों के दाम ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। नींबू के दाम भी 350 रुपए से 400 रुपए के बीच में हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अजमेर में हर सब्जी लगभग 100 रुपए किलो से कम नहीं है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि रमजान और नवरात्रि के चलते सब्जियों की आपूर्ति और बिक्री पर खासा प्रभाव पड़ा था। इससे सब्जी किसानों और आम आदमी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महंगाई ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। आज इंडियन न्यूज़ राजस्थान की जो टीम है पूरी सब्जी मार्केट में पहुंची है, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं सब्जी मंडी के जो अध्यक्ष हैं संजय महावर। उनसे हम खास बात करते हैं। इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। संजय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम भी बहुत आसमान को छू रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो साहब पेट्रोल की महंगाई के मार से क्या ट्रांसपोर्ट बढ़ गया भाव, तो ट्रांसपोर्ट भाव बढ़ गया। तो यहाँ तो लोकल सब्जियाँ तो है नहीं अपने यहाँ के राजस्थान की, तो ये सब बाहर सब्जी आती है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, चक्कर सब्जी का डबल भाव हो गए। हंस दो आदमी नींबू गुजरात से आता है, अब आने टाइम में बहुत पैसे लग जाता है, डबल भाव चलते हैं। इसमें है कि हमारे राजस्थान में भी खेती होती है, हमारे राजस्थान के अंदर भी बहुत सी सब्जियां होती हैं जो होती हैं। जैसे हमारे आसपास पुष्कर का एरिया है, थावला है, इधर विजयनगर गुलाबपुरा के साइड में बहुत सब्जियां होती हैं, तो वो सब्जियां कहाँ जाती हैं? अभी सब्जियां आ नहीं रही है, बारिश की वजह से सब्जियां कम हो गई, वो आ नहीं रही है। अब वो जो आते हैं दो चार कट्टे आते हैं, 2-4 कट्टे, इतने बड़े सब्जी में 2-4 कट्टे क्या, क्योंकि सारी सब्जियां गुजरात से आती हैं और गुजरात से आने में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसको लेकर के सब्जियों में भी भारी उछाल अभी दिखने को मिल रहा है और यहाँ पे आम जनजीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। सोमेश सिंह राठौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जयपुर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति तय की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष
मुकेश इंदौरिया, उपाध्यक्ष रवि मालुकानी और पुनीत जौली ने बताया कि बैठक में मांग पत्र तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इसमें जयपुर में 10 फीट तक के पाइप की ढुलाई की अनुमति समेत अन्य मांगे हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर व्यापार से जुड़े जयपुर में 4000 से ज्यादा व्यापारी हैं और इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता है। लेकिन अभी तक सरकार ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की अनदेखी की है। है और सब पूरे एसोसिएशन के मेंबर्स यहाँ पर हैं, तो आप लोगों की तालियों में सो जस्ट वांट टू हियर द नॉइज। जैसे ही मेरा हाथ कोटा के रावत भाटा में आपसी कहासुनी और पुरानी रंजिश में 12 से ज्यादा बदमाशों ने गुर्जर समाज के एक युवक की धारदार हथियारों और गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मृतक के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। इस दौरान गुर्जर समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर पथराव किया और जमकर बवाल काटा। एम्बुलेंस को रोककर अपना विरोध जताया। गुर्जर समाज के हंगामा करने के बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी को भी चोट आई। क्षेत्र के बोरावास गांव का निवासी देवा गुजर की वहाँ हत्या हुई थी, जिसकी बॉडी को यहाँ पे कोटा में शिफ्ट किया गया है। अभी मोर्चरी में रखी हुई है पोस्टमार्टम के लिए। इसकी रिएक्शंस में बोरावास के आसपास एक दो जगह पे लोग सड़क पे आए थे, रोड जाम करने की कोशिश की, जाब्ता वहाँ भेजा गया। अजमेर के केकड़ी में कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। मां बाप पर धारदार हथियार से वार किया। पैसे नहीं मिलने पर मां बाप पर हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया और घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिंदगी और मौत की जंग अब मां लड़ रही है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। आरोपी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। भरतपुर के वैर में अलग अलग संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर अर्चना शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और अर्चना शर्मा के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग राज्य सरकार से की है। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच बारौली देशराज जाटव, नगर निगम भरतपुर की प्रथम महापौर सुमन कोहली, प्रताप सैनी, सामाजिक कार्यकर्ता ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उधर बारां के चीपा बड़ौद में नई कॉलोनी और ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए जलदाय विभाग 4 करोड़ की लागत से 5 नए कुएं, एक पानी की टंकी निर्माण समेत अन्य कार्य करवा रहा है। इसके लिए पंचवटी इलाके में काम भी शुरू हो चुका है। करीब 15 महीने में काम पूरा होने के बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी परिवारों को घर घर तक पानी मिलने लगेगा। जलदाय विभाग 3 कुओं के पानी से 2 टंकियों को भरकर कस्बे में जलापूर्ति करवा रहा है, जिससे 2 समय की जलापूर्ति की जाएगी। वहीं पानी की समस्या को दूर करने को लेकर विभाग ने बड़ी योजना पर काम शुरू करवाया है। उधर पाली के देसुरी में आग लगने से एक युवक झुलस गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर ने इलाज करके उसे पाली के लिए रेफर कर दिया। युवक घर में मंदिर में पूजा करते समय आग में झुलस गया था। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। जयपुर अजमेर हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। युवक के शरीर पर काफी चोट लगी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के दूदू में नेशनल हाईवे 48 पर मृत एक व्यक्ति की पहचान भैरू राम मीणा के रूप में हुई है। मृतक ट्रक चालक था जो अपने साथी के साथ ट्रक में माल भरकर मुजफ्फरनगर यूपी जा रहा था। बालाजी होटल पर अपने गांव जाने के लिए ट्रक से उतर गया। दूसरे ड्राइवर ट्रक को लेकर चला गया। मृतक अपने गांव पैदल जा रहा था। इस दौरान बाइक से टक्कर लगने से युवक की मौत हो गई और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। खाजूवाला में मादक पदार्थों के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 45 किलो रूडा पोस्त के साथ 2 वाहनों को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली कार्रवाई में पुलिस ने 15 किलो रूडा पोस्त बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 30 किलो रूडा पोस्त बरामद किया। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।
उधर खाजूवाला में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की है। आरोपी से शराब की परमिट के बारे में पूछताछ की गई तो वो परमिट नहीं मिलने पर अवैध शराब मानते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर शराब को जब्त किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।